हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, से कि आपको पता है हम लोग यहाँ पर 2018 का पेपर कर रहे थे। 2018 का यहाँ पर पेपर कर रहे थे, इसका हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, मतलब कि भाग वन। ठीक है, दो पार्ट आते हैं आपके, पेपर फर्स्ट पेपर टू। तो पेपर फर्स्ट में आपको पता है जीके के 50 क्वेश्चन और प्लस आपके हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 होते हैं, 200 नंबर के, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो इसी के साथ देखिए, हम लोग 72 क्वेश्चन कर चुके थे, पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, और 73 से आज स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द पूछा गया आपसे? कौन सा पुल्लिंग शब्द पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? जैसे कि रोटी, कोयल की बोली, गीत या फिर कविता। तो हमने आप लोगों के जो हिंदी के हमारे इसमें मतलब अलग से लेक्चर्स चल रहे हैं, स्पेशली जो प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, उनमें हमने आपको बीच में बताया है पुल्लिंग शब्द के बारे में, पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो आप लोग आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि जो है इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है गीत, मतलब सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। गीत जो है वह कैसा पुल्लिंग शब्द, बाकी रोटी, कोयल की बोली और कविता ये तीनों ही आपके क्या है, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 74 है। ये दूसरा पेज आ गया फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 74 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है? रंगभूमि, प्रिय प्रवास या फिर आपका अंधेर नगरी और जूही की कली। 12th लेवल पे जो हमने हिंदी पढ़ी थी उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी या फिर जूही की कली। तो 74 का आप लोगों को पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना यहाँ पर है? रंगभूमि। कौन सी? रंगभूमि, जो कि क्या है, इनका एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। बाकी अगर कोई बात करूँ तो मैं अंधेर नगरी आपको सबको अच्छे से पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो एक नाटक है ये। और जूही की कली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी लाला की क्या है, इनकी फर्स्ट पोएम, मतलब कि प्रथम कविता है इनकी, जूही की कली। चलिए इसके बारे में जो है 75 देखते हैं। इसके बाद सुरेंद्र में कौन सी संधि है? देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इन्हीं में से काफ़ी सारे जो हम कम्युनिटी टैब पर भी ऑलरेडी आपके सुबह शाम क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप सुबह शाम को डेली क्विज चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से, क्विज के माध्यम से हम लोग आप लोगों के जो है क्वेश्चन डेली यहाँ पर करा रहे हैं। तो 75 देखिए, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? एड संधि, गुड़ संधि, वृद्ध संधि या फिर अयादि संधि। तभी हमने संधि वाला चैप्टर हिंदी का भी नहीं किया, लेकिन आप लोग संधि पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन आंसर्स का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग थ्योरेटिकल जो है अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बाकी क्वेश्चंस की कमी नहीं आएगी। क्वेश्चंस यहाँ पर काफ़ी सारे को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और स्पेशली प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करना। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि आपको पूरी एक सीरीज यहाँ पर दी जाए। तो इसमें गुड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी गुड़ संधि हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सुरेंद्र में कौन सी आपकी गुड़ संधि यहाँ पर हो जाएगी? 75 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? सज्जन, इसे लिख लीजिए, सज्जन। ठीक है, अब इसका हमें सही संधि विच्छेद बताना है। सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन, या फिर सात प्लस जन, या फिर सत्य प्लस जन। तो इसमें आप लोग सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 76 का। ठीक है, तो इसके संधि विच्छेद हमें करना है इसका, और इसमें क्या हो जाएगा आपका सत्य प्लस जन, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ के जाइएगा, संधि विच्छेद और आपके आते ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 है। जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे अच्छे से। ठीक है, जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त, अभियोगी या फिर दोषी या फिर आपका छिंद्रान्वेषी। तो आप यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जो दूसरे पर अभियोग लगाए वह क्या कहलाएगा? ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? आपको पता है अभियोग से क्या बनता है? अभियोगी। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? अभियोगी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दूसरे पर क्या है, अभियोग लगाए। ठीक है, इसी प्रकार अगर मतलब कि जिस पर अभियोग लगाया हो, एक क्या होता है कि जिसने, जो दूसरे पर अभियोग लगाने वाला। ठीक है, लगाने वाला क्या हो जाएगा? अभियोगी। और जिस पर अभियोग लगा है वह क्या हो जाएगा? अभियुक्त। ठीक है, अभियुक्त सही है। और दूसरे का मतलब जो दोष खोजने वाला उसे हम क्या कहेंगे? छिंद्रान्वेषी। तो ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है। गुरु शिष्य को पाठ्य पढ़ाता है, इसमें कौन सी क्रिया बताओ? मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल होने वाला कुछ, तो इतना भी कुछ नहीं होता है। अच्छी तैयारी करिएगा, आराम से थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करिएगा, अपनी बुक से करिएगा या जहाँ से भी करिएगा। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और साथ में प्रैक्टिस सेट्स उन्हें लगाते हुए चलिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इनफ है, इट्स इनफ। ठीक है, चलिए गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, इसमें से कौन सी क्रिया पूछी गई है? प्रथम प्रेरणार्थक या फिर आपका द्वितीय या द्विकर्मक या फिर आपका उक्त में से कोई नहीं। तो 78 का ऑप्शन नंबर आप बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 78 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर आंसर देते चलेंगे और जब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है 78 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है,
गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक कौन होती है? जिनमें दो कर्म होते हैं। कैसे? इनमें दो कर्म होते हैं। इसमें क्या होता है? एक कर्म प्रधान होता है और एक कर्म क्या होता है आपका, या फिर मुख्य होता है। ठीक है, मतलब एक कर्म प्रधान या मुख्य और दूसरा क्या होता है? गौड़ होता है। ये जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से। तो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में कौन है? आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? विकर्षण, विसर्जन, अपकर्षण या फिर निष्कर्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा। और यहाँ पर आकर्षण का आपसे विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, आकर्षण का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? विकर्षण बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आकर्षण का आपका क्या है यहाँ पर? विलोम शब्द। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर फर्स्ट में, जिसमें से 50 हिंदी या इंग्लिश के रहते हैं और 50 आपके जीके से रहते हैं। आंधी आई और पानी वर्षा, क्या हुआ? आंधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? अगर आपने अव्यय अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको एक बार समझ आ जाएगा। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या फिर विस्मयादि बोधक। यहाँ पर देखिए हम लोग इस बार थ्योरेटिकल लेक्चर आपको नहीं दे रहे, सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर पे हमारा मेन फोकस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर हम करा पाएँ, जिससे आपकी तैयारी और मतलब अच्छी हो पाए। तो 80 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? समुच्चय बोधक हो जाएगा। समुच्चय बोधक मतलब किसे कहते हैं? ऐसे कार्य शब्द होते हैं जो मतलब कि दो शब्दों या फिर वाक्यों या फिर मैं कहूँ मतलब कोई जो खंड होते हैं उनका संबंध जो है परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हुए, मतलब आंधी आई और पानी वर्षा, पहले आंधी आई फिर क्या हुआ उसके बाद पानी वर्षा, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, तो किसको क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर। ठीक है, सभी लोग एक बार अच्छे से शेयर कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपर्यार्थक शब्द है? विरक्त, अनासक्त या फिर आपका आसक्त या फिर आपका विभक्त। तो यहाँ पर बताना है हम लोग किसका? अनुरक्त का। ठीक है, तो 81 का आप सभी लोग अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा चारों, फिर इसके बाद यहाँ पर सभी लोग आंसर तो चलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मतलब क्वेश्चन सही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, समझने में किसी कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन या जल्दी करा रहे हैं या मतलब कुछ भी आपको जो मतलब आप लोग कहना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए 81 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? विरक्त यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन अलग है, या मैं कह सकता हूँ कौन भिन्न है? मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो है कौन सा इसमें से आपका अलग है। तो इसमें देखिए अंक, गणना, गिनती और क्या है? लेखा। इनमें से कौन सा जो है सबसे आपका अलग है? मतलब 3 एक जैसे होंगे और एक कोई क्या होगा? अलग होगा। इसी टाइप से आपके रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, इसमें आपको बताना है अंक, गणना, गिनती या फिर आपका लेखा। तो 82 का ऑप्शन नंबर आपको पता है कि लेखा जो है बिल्कुल अलग है। लेखा क्या है? इनसे अलग है। और गणना, अंक, गिनती ये क्या है? या एक ही मतलब एक ही टाइप के ऐसे अंक हो गया क्या? फिर अंकों से गणना होती है फिर या फिर गिनती होती है। और लेखा जो है एक बिल्कुल यहाँ पर अलग हो गया। तो इन तीनों में से आपका जो अलग है वह क्या है? लेखा है। और ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? मतलब आपको 3 शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं? देखिए 3 शब्द दिए हैं, कौन से? अनुरक्ति, फिर आपका क्या है? आसक्ति और क्या है? विरक्ति। तो इनमें से कौन से आपका पूछा गया कि कौन सा आपका जो है अलग है, कौन सा आपका अलग है? ठीक है, इन तीनों में से, चारों में से, अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति, प्रेम। तो आप आसानी से बता सकते हैं। आसानी से बताने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो देखिए अनुरक्ति, आसक्ति और प्रेम ये क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। मतलब कि अनुरक्ति ऐसे करके, अनुरक्ति, आसक्ति और प्रेम ये क्या है? ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं विरक्ति की, तो इसका अर्थ होता है उदासीनता या फिर खिन्नता, मतलब कि इनसे भिन्नता। पर 83 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 84 है, उसने आपको धोखा दिया। ठीक है, दिल पे लेने वाली बात नहीं है। उसने आपको धोखा दिया, इस वाक्यांश में के अपने आप, मतलब अपने आप जो इसमें वर्ड यूज़ किया गया अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? उसने अपने आप को धोखा दिया, उसने अपने आप को धोखा दिया। तो जो अपने आप है मतलब कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो आपको पता है अपने आप। ठीक है, अपने आप ये हमने चैप्टर कर रखा है अच्छे से, हिंदी के जो सेट्स कराए हैं उनमें कराया गया है। तो अपने आप मतलब अपने से बात कर रहा है, मतलब निजवाचक। किससे? निजवाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, रीता धीरे धीरे चली। रीता धीरे धीरे चली, इस टाइप के आपको वाक्य दिए गए होंगे, उनमें से कोई स्पेसिफिक आपके वर्ड उठा के सेंटेंस उठा के आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए रीता धीरे धीरे चली, इसमें पूछा गया है कि धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया का विशेषण का रूप है? ठीक है, किस क्रिया विशेषण का रूप है इसमें से आपसे पूछा गया है। कौन सा? धीरे धीरे, मतलब वह चली कैसे चली? धीरे धीरे चली। विशेषण तो है लेकिन क्या पूछा गया? किस क्रिया विशेषण का रूप है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर आपका परिमाणवाचक। तो इसमें आपको बताना है 85 का
ठीक है। धीरे धीरे चलिए इसमें आपको बताना है, तो ये किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है? आपका रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। रीतिवाचक जो है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि मतलब क्रिया की रीति या फिर ढंग, ठीक है, ढंग मतलब कैसे चले, धीरे धीरे चलना, ये ढंग बता रहा है, उसे क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया का क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है। जैसे और भी अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो जैसे कि ऐसे है, ऐसे, जैसे, कैसे, वैसे, अच्छी तरह, अचानक, धीरे धीरे, ये सारी क्या है? ये मतलब ये सारी जो है रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण के रूप में अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, बंधु गुरुपद परम पदम परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? तो आपको छंद है, रस है, अलंकार हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, और बहुत ज़्यादा नहीं, हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने एक बार अच्छे से चैप्टर कर लिया है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपको मतलब अच्छा समझ आएगा, और आप लोग आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार अच्छे चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आराम से धीरे धीरे कर पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग फाइनल ईयर में कुछ लोग होंगे तो वो लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट निकाल के जो आपको इधर देखना है, अपना प्रैक्टिस सेट करना, और आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, ठीक है, पार्ट पढ़ना है। तो यहाँ पर चलिए 86 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 86 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका क्या पूछा गया है कि कौन सा छंद पूछा गया है, तो छंद आपका क्या हो जाएगा इसमें? चौपाई। क्या है? एक चौपाई है, बंधु गुरुपद पदम परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पाई वगैरह गिन के भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 87 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 87 का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सकर्मक क्रिया की बात की गई। किसकी? सकर्मक क्रिया की बात की गई, जो कि हमने क्रियाएं पढ़ी भी हैं। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि रमेश अपना हाथ खुजलाता है। क्या हो जाएगा? रमेश अपना हाथ खुजलाता है। और सकर्मक क्रिया की अगर पहचान की बात करें तो उसमें क्या होता है? क्या, किसे या फिर किसको, मतलब आदि से प्रश्न करने से जो होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि रमेश क्या खुजलाता है, तो रमेश अपना हाथ खुजलाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और बाकी हमने अच्छे से आपका क्रिया वाला जो है पूरा चैप्टर हम लोगों ने किया है अभी, उसमें उससे संबंधित जो जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे सारे के सारे अच्छे प्रैक्टिस यहाँ पर हम लोगों ने इसकी कर चुकी, तो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आप लोग अपना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी टेलीग्राम पे जो सुबह शाम क्वेश्चन आ रहे हैं आप करते रहिए, और कम्युनिटी ऐप पे डेली क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी करते रहिए। मतलब इतने क्वेश्चन इनफ है, ठीक है, इट्स इनफ। काफ़ी क्वेश्चन है, इतने में आपको अच्छा से हो जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बस उस जो चैप्टर की पर्टिकुलर चैप्टर की आपको क्या है प्रैक्टिस करनी लगा था, ठीक। चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।